दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2024 का चुनावी जंग और जनता के संग की इस कड़ी में आज मैं बात करने जा रहा हूं डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल बॉन्ड, लोकतंत्र और इलेक्टोरल बॉन्ड, अर्थात लोकतंत्र और चुनावी चंदा। तो सबसे पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझते हैं कि वो है क्या और हमारे लोकतंत्र को वह कैसे प्रभावित करता है, कैसे इससे हमारे लोकतंत्र खतरा में आता है। हम इस चीज को समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह एक एजेंडा रहा है कि चुनावी चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर मिलता है तो इससे पारदर्शिता आएगी, राजनीति के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और निष्पक्ष चुनाव होगा। यानी कि जो मनी पावर, जो आर्थिक ताकत चुनाव को प्रभावित करता है वह नहीं प्रभावित करेगा और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा मिल जाएगा और उस चंदे को गुप्त रखा जाएगा, चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। तो इससे सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फिर इसमें चंदा देने वाले जो लोग हैं उनका नाम गुप्त क्यों रखा जाएगा? यही से एक सवाल खड़ा होता है और यही से फिर इस सवाल में घालमेल शुरू होता है, जिसके खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने एसबीआई को अपना फैसला सुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी जो है चुनाव आयोग के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। अब आप देखेंगे कि एसबीआई डाटा को छिपाना चाहता है और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी, लेकिन वह पूरी जानकारी नहीं देता है, जिसमें खास करके जानकारी ये जो चाहिए जिसे हम यूनिक नंबर कहते हैं, उस नंबर से यह पता चलेगा कि कौन आदमी चंदा दे रहा है और किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है और उसके एवज में वह क्या फायदा ले रहा है। अगर चंदे सार्वजनिक होंगे तो सीधा सीधा बात है कि उससे यह पता चल जाएगा कि किसने किसको चंदा दिया और कितना चंदा दिया और इसके एवज में उसको क्या काम मिला। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि चंदा सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिला। तो देखिए, चंदा बीजेपी को 6986 करोड़ रुपया, टीएमसी 1397 करोड़ रुपया, कांग्रेस 1334 करोड़ रुपया, बीआरएस 944 करोड़, डीएमके 626 करोड़ और इसके बाद छोटे मोटे चंदा जो है हर राजनीतिक पार्टी को मिला है। अब चंदा देने वाले ग्रुप कौन से हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा खरीदने वाली कंपनियां कौन सी है? तो नंबर 1 कंपनी आपको जानकर आश्चर्य होगी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी है। अब आप आश्चर्य करेंगे, फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नाम इस दुनिया में, भारत में कहीं भी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में नहीं है। मेगा इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नाम इसमें नहीं है। नाम जो कॉर्पोरेट का है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में उनका नाम नहीं, उनका जिक्र नहीं है। जिक्र किसका आता है? फ्यूचर गेमिंग कंपनी का, जो एक लॉटरी बेचने वाली कंपनी है, वह सबसे ज्यादा चंदा देती है। ये आश्चर्य होता है। और चंदा वह कब देती है भाई? इसके बाद आधार पुणे वाला
कोविड का वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, जिससे प्रधानमंत्री जी हमारे स्पेशल जाके उससे मिलते हैं। तो यह चंदे का जो धंधा है, या सीधे सीधे हम कहेंगे कि यह लूट का धंधा है, और इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। जब यह कहा गया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी भी किससे कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अगर वह जारी कर देता है तो इसमें पारदर्शिता आ जाएगी। स्टेट बैंक तो छिपाना ही चाहता है। आप भी समझ रहे हैं कि वह किसके इशारे पर छिपाना चाहता है। देश में जिसकी सरकार है, जो नेतृत्व है, और जो हर बार कहता है कि हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, काला धन खत्म करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा काले धन का खात्मा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में काले धन का प्रवेश होता है। आप ये समझ लीजिए कि जो कंपनी उतना मुनाफा नहीं कमाती है उससे ज्यादा चंदा देती है। कई कंपनियां ईडी और इनकम टैक्स के छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड 600 करोड़ के खरीदती है। मेगा इंजीनियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा देती है, उधर उसका काम मिलता है। तो ये तमाम सवाल जो है यह लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के पारदर्शिता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, और सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरीके से कॉरपोरेट छोटे छोटे कंपनियों के सहारे बड़े बड़े चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा है, उसके बाद कांग्रेस है, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, और यह तीनों चंदा देने वाले का नाम छुपा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह हमारा लोकतंत्र जो है, और जो राजनीतिक पार्टी, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं पक्ष की और विपक्ष की, वह पूरे तरीके से झूठ बोल रही है। और इस झूठ के साथ यह जनता के बीच में वह चुनाव के लिए जा रही है। लोकतंत्र और लोकतंत्र के जब हम आधार को समझेंगे तो लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर टिकता है, जहां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की जाती है, जहां सबके लिए समान अवसर और विकास की बात होती है। और यही आधार है जो लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित व्यवस्था। और यहां हम लोग देख रहे हैं कि कॉरपोरेट और पूंजी द्वारा संचालित व्यवस्था है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं प्रशांत भूषण से लेकर विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र की खात्मा की इस तरीके से गुंजाइश है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस राजनीतिक शुचिता की बात की गई थी, खास करके भाजपा और आरएसएस हमेशा राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बात करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, लेकिन एक दूसरे रास्ते से चंदा दो और धंधा लो, तो यह धंधा जो है यह नए रूप में भ्रष्टाचार को आप सत्यापित करता है और हमारे देश को, लोकतंत्र को भ्रष्टाचार में डुबाने का एक सबसे बड़ा प्रयास है। आप समझिए कि वैसी नीति जो प्रधानमंत्री द्वारा लाई जाती है 2018 में, और उसमें जब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है और पारदर्शिता नहीं आती है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ जी को लगातार फटकार लगानी पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के हालात क्या है। और यह भ्रष्टाचार जिस रूप में हमारे देश के सामने आया है, यह निश्चित रूप से वैसे राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए। एक तरफ देश में हर 2 आदमी में 1 आदमी गरीब है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सबसे अच्छी व्यवस्था, हम मात्र 2000 लड़के को आईआईटी में कंप्यूटर साइंस पढ़वा सकते हैं। स्टूडेंट है 2 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, और चरम पैमाने पर यहां गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा है।
जब हम विकसित भारत और विकसित देश की बात करते हैं और जब हम डाटा देखते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 42% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे देश का स्थान 134वां पोजीशन पर है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान हमसे आगे है, 75वां 77वां पोजीशन पर है। और यह झूठ के सपनों के साथ भारत का विकास नहीं हो सकता है। किसान सड़कों पर एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर है। सरकार एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं ले पा रही है और 2000 चुनावी की जंग में हम कूदे हुए हैं। अगर इसमें पारदर्शिता नहीं आती है, लोकतंत्र में अगर पारदर्शिता नहीं होती है, चुनाव में अगर पारदर्शिता नहीं होती है, तो स्वाभाविक बात है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा जाएगा वह चुनाव में पानी की तरह पैसा को बहाएगा और वह चुनाव जीत जाएगा। तो क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी इसी पैसे के सहारे वह कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, और राहुल गांधी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात लगातार कर रहे हैं और चंदे की पारदर्शिता से पीछे भाग रहे हैं, यह देश के लिए निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों खतरनाक अवस्था में खड़े हैं। जनता को अपनी गरीबी और बेरोजगारी का हिसाब चाहिए, जनता को अशिक्षा का हिसाब चाहिए, जनता को स्वास्थ्य का हिसाब चाहिए, कुपोषण का हिसाब चाहिए। यह देश में सिर्फ चुनाव होना, चुनाव जीत जाना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि हम जनता को कितना लोकतांत्रिक बना पाए हैं, जनता के अंदर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना कितना भरे है, जनता के अंदर भाईचारा और प्रेम कितना है, जनता भ्रष्टाचार मुक्त कितनी है, और हमारी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता कितनी है। अगर देश का राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो तो इस देश की जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या चुनाव निष्पक्ष होगा? इस चुनाव में पानी की तरफ पैसे बहेंगे और जो वास्तविक जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुनाव जीतना चाहिए, जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए सपने देखते हैं, जनता के बीच में मेहनत करते हैं, वह चुनाव से बाहर हो जाएंगे। और जो कॉरपोरेट के साथ ही यारी किए हुए हैं, चंदे के धंधे से पैसे तसीले हैं और उसके एवज में बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा बड़ा ठेका दिए हुए हैं, फिर वह चुनाव 2024 का जीत कर आएंगे और कहेंगे कि यह लोकतंत्र है, और इसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा मीडिया को देंगे और मीडिया उनको गुणगान करेगी, उनके चेहरे को ऐसे सजाएगी मार्केट में जैसे टॉप ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने के लिए सजाया जाता है, और यह लोकतंत्र एक बाजार बनकर रह जाएगा। यह डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र एक बाजार बनकर रह जाएगा। और बाजार जिस तरीके से कॉर्पोरेट हैंडल करता है, यह हमारे लोकतंत्र को भी कॉर्पोरेट हैंडल करेगा, और यहाँ की जनता की जो हालत होगी, जो बदहाल अवस्था होगी, वह और बदहाली की दिशा में बढ़ेगी। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड और डेमोक्रेसी की जो बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ वह बॉन्ड नहीं है, या इसमें इस रूप में लेना चाहिए कि वह राजनीतिक पार्टी जिसने जनता के साथ वादा किया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देंगे, उसके साख पर बट्टा लगा है, और उसके साख पर जो बट्टा लगा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह इलेक्टोरल बॉन्ड साबित कर दिया है कि हमारे राजनीति में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।
और जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तब पता चलेगा कि हमाम में वे कितने नंगे हैं। और जो बात वो करते हैं जनता के साथ, और जो हमारे बीच जनता के बीच में आके बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, विकसित राष्ट्र का सपने दिखाते हैं, राष्ट्रवादी होने का सपने दिखाते हैं, वह सारी चीजें सामने आएगी जनता के सामने कि वह आदमी कितना राष्ट्रवादी है, कितना ईमानदार है, और उसका चेहरा कितना पाक साफ है, और देश के विकास के लिए वह कितना मेहनत करता है। जब उस पर जांच होगी, यह निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी की जांच होनी चाहिए, कॉरपोरेट की जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में अर्थतंत्र मजबूत उस रूप में नहीं हो कि हमारे लोकतंत्र की ही हत्या कर दे। चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की आर्थिक व्यवस्था को संचालित करे, सरकार जनता के वोट से जीत कर जाए और जनता के सपनों की हत्या करे, उनके रोटी के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़े। अगर ऐसी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोकतंत्र खतरा में है, और यह देश का भविष्य खतरा में है, राष्ट्रवाद खतरा में है, विकसित राष्ट्र का सपना खतरा में है, और हमारे जनता के बीच में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सपने खतरे में है, न्याय खतरे में है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे चोरी के मुकदमे में लाखों लोग जेल में बंद हैं, और बड़े बड़े चोरी जिस तरीके से खपा दिए जा रहे हैं, पचा दिए जा रहे हैं, यह हमारे देश के लिए खतरनाक है। दोस्तों, यहां से नागरिकों को सोचना होगा, नागरिकों को मजबूत होना होगा, और नागरिकों को पारदर्शिता लाना होगा। जिस देश के नागरिक मजबूत होता है वही लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना होगा। अगर इस देश के नागरिक अपने अधिकार के प्रति खड़ा नहीं होते हैं तो यह देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। वह कभी भी बाजारों में नीलाम किया जा सकता है, और फिर हमें गुलामी का दंश झेलना पड़ सकता है। भगत सिंह के शहादत दिवस आ रहा है 23 मार्च, और ऐसे अवसर पर इस देश के हर नागरिक को संकल्प लेना होगा, भगत सिंह के रास्ता हमारा रास्ता होगा। इस देश के विकास लोकतांत्रिक तरीके से ही हो सकता है, नेताओं के झूठे भाषण से नहीं हो सकता है। और यह जनता की जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति में जो झूठ है वह जनता पकड़े और जनता उन्हें बेनकाब करे, और यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की भी है। अगर देश बचेगा तो हम सभी बचेंगे, हमारा विकास होगा। अगर देश ही डूब जाएगा तो समझिए कि हम सभी डूबेंगे और हमारा जीवन बदहाल होगा। तो अगर नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस देश को बेहतर बनाना है, तो हमें नए सिरे से 2024 की चुनावी जंग को जनता के संग के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त की दिशा में आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।